हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियोस पर आप सभी की तरफ से अच्छा खासा प्यार देखने को मिला और साथ में कमेंट्स भी आने लगे कि इकोनॉमिक्स के ऊपर भी वीडियो डालिए। तो दोस्तों, आप सभी के प्यार को देखते हुए एक बार फिर से हम लेकर के आ गए हैं इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि 12th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको ये जानकारी दे दें कि आप लोग टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बना देते हैं। यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम आपसे 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऐसे में आपकी तैयारी नहीं भी हुई है, आप केवल ऑब्जेक्टिव भी करते हैं, तो आपका अच्छा खासा नंबर एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को यह भी बता दें कि मेरे इस चैनल पे लगातार हर एक सब्जेक्ट के वीडियो आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को हम कवर करते हैं और आप सभी का प्यार मिलता रहा तो हम जल्द ही सब्जेक्टिव का वीडियो भी बनाएंगे। और ये सभी सब्जेक्ट का है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर हम लाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे पिछले वाले वीडियोज़ में आप सभी की तरफ से प्यार देखने को मिला, उसी तरह से इस वीडियो पर भी प्यार देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला सवाल ये है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो हम जानते हैं कि एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के पिता के रूप में इसे जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। तो दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल होती है? तो इसमें छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये सभी शामिल होते हैं। तो इनमें से सभी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों, ये किसका स्टेटमेंट था? ये था दोस्तों रॉबिन्स का स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा, रॉबिन्स। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि किसने कहा अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है? ये किसका कहना है दोस्तों? ये जो है आपका राइट आंसर है इसका सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। दोस्तों, एडम स्मिथ का कहना है कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो किसका विज्ञान है? वो धन का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते होंगे और सहमत होंगे। और दोस्तों, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है दोस्तों, इसमें जो माइक्रो होता है, वो माइक्रो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिश ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव कवर किए गए हैं, वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव जो वो रिपीटेड होते रहता है। तो कुछ प्रीवियस ईयर का है, कुछ क्या सारा प्रीवियस ईयर का है, और जो है कुछ अपने से मैंने, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसको ऐड करके मैंने इसमें डाला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो में एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देंगे, क्योंकि दोस्तों, आपकी तैयारी अगर हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। वीडियो दोस्तों, वीडियो जो है लगभग 7 से 8 मिनट का बनेगा लगभग में, या ज़्यादा भी जा सकता है। तो दोस्तों, 7 से 8 मिनट का वीडियो बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो के ऊपर कर देंगे। तो दोस्तों, अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्शल। तो मार्शल इज ए राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र की समस्या जो है वो आर्थिक विकास की भी समस्या है, साधनों का आवंटन भी है। ठीक है, साधनों का कुशलतम प्रयोग भी है। अगर हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं, यानी कि संसाधन हम मेरे पास है, उसका कुशलतम प्रयोग नहीं हो रहा है, तो मतलब ये जो है अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स है, ये गड़बड़ा जाएगा। साधन का आवंटन, साधन को बराबर बराबर भागों में बांटना चाहिए। अब ये नहीं कि किसी गरीब को दे दें, किसी गरीब को ना दें, किसी अमीर को सभी के सभी साधन दे दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आर्थिक विकास सभी का होना चाहिए। ठीक है,
तो दोस्तों कुल मिला के इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों समाजवादी के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, पूंजीवादी के रूप में भी और मिश्रित के रूप में भी। तो दोस्तों कुल मिलाकर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो में अभी तक बने होंगे और एक प्यारा सा इस वीडियो में लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि लाइक लाइक करने में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए होंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी क्षेत्र का भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका अर्थ ये होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब निजी और सार्वजनिक जो दोनों का हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो दोस्तों वो कौन सा वक्र है? उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर नहीं भी है तो आप हमारे वीडियो से जुड़े होंगे और आने वाले और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिकतम लोक कल्याण, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में लोग का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम लोक कल्याण ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है? तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण कौन है? इसका प्रमुख कारण असीमित आवश्यकता है, असीमित आवश्यकता हो जाएगा और दुर्लभ साधन हो जाएगा, चुनाव की समस्या भी हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी जो है ये एक आर्थिक समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि उत्पादन संभावना का वर्ग का ढाल होता है। तो ये दोस्तों कैसा होता है ढाल? तो ये जो होता है ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते होंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा भूमि। भूमि जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है। ठीक है, भूमि को हम भूमि का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। पूंजी का उत्पादन कर सकते हैं, पूंजी बना सकते हैं, मुद्रा भी बना सकते हैं, श्रम भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, और भूमि जो है ये इसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? तो दोस्तों उत्पादन का कौन साधन है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। उत्पादन के, एक मिनट, नहीं दोस्तों ठीक है। तो उत्पादन के निम्नलिखित जो कौन साधन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूमि हो जाएगा। भूमि जो उत्पादन के एक प्रमुख कारण हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख साधन हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जा, किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है राष्ट्रीय आय का भी, कुल उत्पादन का भी और पूर्ण रोजगार का भी अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, तो कुल मिला के ये तीनों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था के अध्ययन का विषय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्थायी पूंजी का उपयोग उपभोग क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा घिसावट। घिसावट जो है ये अस्थायी पूंजी का उपभोग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? तो घिसावट व्यय जो है ये किसमें सम्मिलित रहता है? जीएनपी में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा जीएनएनपी, जीएनपीपी। ठीक है, तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक बने होंगे और एक वीडियो में
और इस वीडियो में प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दिए होंगे, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं 2 से 3 घंटा निकालने के बाद। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ आप सभी का दर्द, इसीलिए आप सभी भी मेरे मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न ये है कि द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में ये जो है विनिर्माण सेवा जो है ये द्वितीय क्षेत्र का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और दोस्तों आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ को आप देखें। और दोस्तों मैं स्टडी करके ऐसे नहीं वीडियो बनाता हूँ, स्टडी करके बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालना होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डालना होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टडी करके डालना पड़ता है, इसीलिए 2 से 3 घंटा का टाइम लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आने वाले वीडियोज़ के लिए, और एक प्यारा सा अभी तक लाइक कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।